प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के थिंक टैंक और राज्यसभा में सांसद, उनके एक बयान की वजह से हालत ये बन गई है कि पूरी राष्ट्रीय जनता दल दो भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की चर्चाएं टीवी चैनलों पर और फ्रंटलाइन मीडिया में जमकर हो रही हैं। सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि क्या लालू यादव की पार्टी दो खेमों में बट गई है मनोज झा के उस बयान की वजह से। ये बयान उन्होंने राज्यसभा में जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी तब दिया था, बल्कि बयान नहीं, उन्होंने एक कविता पढ़ के सुनाई थी, ठाकुर का कुआं। और इस कविता के बाद जिस तरह के तीखे बयान राष्ट्रीय जनता दल के कुछ अन्य नेताओं की ओर से आए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल दो हिस्सों में बट गई है। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के रहते हुए इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसके नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ इतनी तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर ये किसी रणनीति का हिस्सा है? आज के इस अंक में हम लोग थोड़ा इसी पे चर्चा करेंगे कि जो बयान मनोज झा की तरफ से आए हैं या जो उन्होंने कविता सुनाई है, और जो उसके जवाब आनंद मोहन, जो बाहुबली सांसद हुआ करते थे, उन्होंने दिए हैं, उन पर लालू यादव की पकड़ कमज़ोर हुई है या वो किसी रणनीति के तहत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि हुआ क्या था। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही थी। राज्यसभा में राजद के सांसद हैं मनोज झा, जिनके बारे में ये माना जाता है या कहा जाता है कि वो राजद की जितनी भी रणनीतियां होती हैं उन्हें तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूलतः वो वामपंथी विचारों से ओतप्रोत हैं या वामपंथी विचार के नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हुए हैं अपने राजनीतिक हितों को लेकर के। उन्होंने वहां पर एक कविता सुनाई, ठाकुर का कुआं, जिसमें तमाम प्रकार की बातें ठाकुरों के खिलाफ कही गई। बिहार की जो राजनीति को अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, उनका स्पष्ट तौर पे मानना है कि बिहार में ठाकुरों के लिए या राजपूतों के लिए ठाकुर नहीं कहा जाता है। वहां पर राजपूतों के लिए बाबू साहब कहा जाता है, जैसे कि रघुवंश प्रसाद जी के लिए बाबूजी कहा जाता था। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही मनोज झा ने ये कविता सुनाई, तुरंत ही बाहुबली नेता, जो हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं, आनंद मोहन, उन्होंने बयान दिया, मीडिया चैनलों को कहा कि अगर मैं राज्यसभा में उस समय मौजूद होता तो मैं उनकी जवान खींचकर आसन की तरफ उछाल देता। समझिए कितनी भयंकर जो है शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मनोज झा जो अपने आप को बहुत बड़ा समाजवादी कह रहे हैं, पहले वो अपने अंदर के ब्राह्मण को मारें और अपने नाम के आगे झा लगाना बंद करें। इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है आनंद मोहन और मनोज झा आमने सामने हैं। आनंद मोहन जी आते हैं राजपूत समाज से और मनोज झा आते हैं मैथिल ब्राह्मण समाज से। तो पूरी कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। दरअसल चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, या थोड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है जिसको, इसमें जातिवाद की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में तो जातियों का बहुत अधिक प्रभाव है। लेकिन 2014 के बाद से जब से भाजपा का प्रभाव बढ़ा है, ये जातीय बंटवारा थोड़ा सा कम हुआ है। इसकी की वजह से लगातार जो विपक्षी दल के नेता हैं वो इस प्रयास में जुटे हुए हैं किसी प्रकार से जो हिंदू समुदाय है उसे फिर से जातियों में तोड़ दिया जाए। अगर कुछ जातियों के वोट विपक्षी नेताओं को मिल जाते हैं, विपक्षी दलों को मिल जाते हैं, तो उसके साथ मुस्लिम वोटों को जोड़कर उन्हें सत्ता में फिर से काबिज होने में आसानी रहेगी। इसी रणनीति के तहत बिहार में जनगणना का मुद्दा उठाया गया। राहुल गांधी ने संसद में, लोकसभा में जब बहस हो रही थी महिला आरक्षण बिल पर,
तो उन्होंने और उनकी मां सोनिया गांधी ने दोनों ही जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया। आज मामला यह है कि आरजेडी के नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। तो सीधा सा मकसद ये है कि किसी तरीके से हिंदू समुदाय को जातियों में तोड़ दिया जाए। बिहार की पहले थोड़ी सी हम लोग राजनीति समझें। बिहार में सवर्ण और दलित और पिछड़ा वर्ग, ये 3 वर्ग हैं। दलितों में पासवान समाज, मुसहर समाज, इसके नेता भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुसहर समाज के आते हैं जीतन राम मांझी जी, और पासी समाज, पासवान समाज से आते हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, और अब उनके भाई वो भी भाजपा के साथ आ चुके हैं। अन्य जो दलित जातियां हैं उनके भी कई नेता भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका एक बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सवर्ण समाज है उसके खिलाफ ही राजनीति करके लालू प्रसाद यादव ने 15 साल तक बिहार में राज किया। तब तो वो बाकायदा नारा लगाया करते थे कि परवल की भुजिया बनाओ। परवल मतलब पा पंडित, रा राजपूत, बा बाभन यानी कि भूमियार, और ला लाला यानी कि कायस्थ, इनकी भुजिया बनाओ, इस तरह के नारे लगाया करते थे। इसके अलावा उनकी सभाओं में ये भी नारे लगा करते थे कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल को भी समझ लीजिए, भू रा बाल, भू भूमिहार, रा राजपूत, बा ब्राह्मण और ला लाला यानी कि कायस्थ, इनको साफ करो। हालांकि लालू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी इस तरह का नारा नहीं लगाया, लेकिन 90 के दशक में इस तरह के नारे बहुत सामान्य बात थी। ये चारों ही समुदाय जो हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, ये भाजपा के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ी हुई थी। अब तमाम अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां भी भाजपा की ओर उनका रुझान हो गया, इसीलिए एक बड़ी संख्या में सीटें जो है वो भाजपा वहां पर जीतने लगी। राजपूत समाज का बिहार की राजनीति में अच्छा दखल है। 6 से 8% वहां पर वोट हैं राजपूत समाज के। तो लालू प्रसाद यादव ने राजपूत समाज में सेंध लगाने के लिए, आपको याद होगा, रघुवंश प्रसाद सिंह को काफ़ी आगे बढ़ाया। उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने राष्ट्रीय जनता दल के, सांसद थे वो। लेकिन सन 2020 में वो नाराज हो गए। तेजस्वी यादव ने भी उनके खिलाफ काफ़ी बयानबाजी की। उनके प्रतिद्वंदी रामा सिंह जी को राजद में शामिल करने की कोशिश की गई, उस पर बाद में रोक लगी। और पहले उन्होंने इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद में सितंबर के महीने में 2020 में उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया। उनका हाथ लिखा हुआ इस्तीफा जो था वो नेट पे उपलब्ध है, उसको लोग देख सकते हैं। मात्र 32 शब्द लिखे थे उन्होंने। इसमें कर्पूरी ठाकुर जी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता, और उन्होंने राजद को छोड़ दिया था। अपना इस्तीफा देने के 2 दिन बाद ही, उस समय वो एम्स में भर्ती थे, और उसके 2 दिन बाद उनका निधन हो गया था। जब रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, उसके बाद राजद को महसूस हुआ कि उनकी पार्टी की राजपूत वोटों में जो थोड़ी बहुत सेंध लगाई है उन्होंने, उसमें कमी आ सकती है या उनसे दूर जा सकता है। इसीलिए उन्होंने जगदानंद सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और काफ़ी उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब राजद की ये रणनीति लग रही है कि वो राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के बीच की दूरियों को बढ़ा दें, ताकि अगर ब्राह्मण समाज मजबूती के साथ भाजपा के साथ जुड़ा भी रहे, तो उसके रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में, राजपूत समाज मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल और जो विपक्षी गठबंधन है उसके खेमे में आ जाए। इसीलिए ऐसा लगता है कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, राज्यसभा में ठाकुरों के खिलाफ कोई कविता सुनाने की, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी मनोज कुमार झा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत राज्यसभा में ठाकुरों के खिलाफ कविता सुनाई। उसके जवाब में आनंद मोहन ने यह बयान दिया कि मैं उनकी जवान खींच के आसन की ओर उछाल लेता। आनंद मोहन जो हैं वो लालू यादव के कितने नज़दीकी हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सन 1994 में
गोपालगंज के जो जिला मजिस्ट्रेट थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या के आरोपी या बल्कि सजा याफ्ता हैं आनंद मोहन। उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई थी। सन 1994 में उन्हें हत्या की थी, उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई थी। लेकिन उनको ही, ऐसा लोग कहते हैं कि उनको ही जेल से बाहर निकालने के लिए बिहार जेल नियमावली की जो 2012 की नियमावली थी उसमें 10 अप्रैल 2023 को संशोधन किया गया। इस तरह के संशोधन किए गए ताकि आनंद मोहन आसानी से जेल से बाहर आ जाए। और 24 अप्रैल 2023 को, 10 अप्रैल को संशोधन हुआ, 24 अप्रैल 2023 को आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए। उनके बेटे वो भी बहुत तीखी बयानबाजी कर रहे हैं मनोज झा के खिलाफ। राजद के अन्य नेता जो राजपूत नेता हैं वो भी बयान कर रहे हैं। अब समझिए, मनोज झा ब्राह्मण और आनंद मोहन और अन्य नेता राजपूत, तो सीधे सीधे राजपूतों और ब्राह्मणों के बीच एक खाई बन जाए, खाई चौड़ी हो जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। राजपूतों की स्थिति यह है कि सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 40 में से 39 सीटें तो जीती थी भाजपा ने, लेकिन 40 में जो आपके राजपूत सांसद हैं वो सबसे ज़्यादा 7 हैं। इसी तरीके से सन 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो 243 में से 64 सवर्ण विधायक चुने गए, जिसमें से 28 राजपूत हैं। तो लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार की राजनीति में राजपूत वोटों का क्या महत्व है। इसीलिए वो राजपूतों और ब्राह्मणों के बीच की खाई चौड़ी करना चाह रहे हैं ताकि एक वोट बैंक उनको मिल जाए। इतना ही नहीं, आप ध्यान कीजिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बहुत नज़दीकी हैं उनके, वो लगातार बयान दे रहे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि टीका लगाने वालों ने, मतलब भारत को जो गुलाम बनाया वो टीका लगाने वालों ने बनाया। आप समझ लीजिए टीका लगाने वाले का मतलब क्या है। वो सीधा सीधा सा आरोप ब्राह्मणों पे लगा रहे थे। और जगदानंद सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं। उन्हीं की पार्टी के नेता हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो बिहार सरकार में इस समय शिक्षा मंत्री हैं। वो भी लगातार रामचरितमानस पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। और रामचरितमानस को लिखा किसने था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं, एक बहुत ही तीक्ष्ण जहर, कि ये महिला विरोधी है, ये दलित विरोधी है। इसकी आड़ में वो सीधे सीधे से ब्राह्मणों पे हमला कर रहे हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच की खाई को, जो मैं बार बार कह रहा हूं, चौड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब प्रोफेसर चंद्रशेखर या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जब वो रामायण या रामचरितमानस पर हमलावर होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जो भगवान श्री राम की जो कथा है उसका आदि ग्रंथ रामायण है और जिसके रचयिता हैं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। लेकिन वो उनके विषय में नहीं, वो सीधा सा निशाना साधते हैं गोस्वामी तुलसीदास पर, ताकि एक ब्राह्मण और अन्य जातियों के बीच में भेद पैदा किया जा सके, दलितों और सवर्णों के बीच में भेद पैदा किया जा सके। लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हिंदू वोटों में बंटवारा नहीं हुआ, उनमें आपस में वैमनस्य नहीं हुआ, तो फिर से 2024 का चुनाव उनके लिए बड़ी मुसीबत और बुरी खबर ही लेके आएगा। आप ध्यान कीजिए, एक बात लगातार कही जाती है कि भारत में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल से शासन किया। वो अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खाई चौड़ी करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि बंटवारे की जो राजनीति स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दलों ने की है, वो लगातार एक ही प्रयास में रहते हैं कि किसी तरह से हिंदू समाज जातियों के नाम पर आपस में लड़ता रहे, उनमें भेद किया जाए, उनमें एक दूसरे के खिलाफ उनको उकसाया जाए। यही उकसावे की कार्रवाई इस समय लग रहा है कि राजद के नेता कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपको बता दिया कि आनंद मोहन सिंह बहुत ही नज़दीकी हैं लालू प्रसाद यादव के,
मनोज झा बहुत ही नज़दीकी हैं लालू प्रसाद यादव के। जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुत नज़दीकी हैं लालू प्रसाद यादव के। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव बहुत नज़दीकी हैं लालू प्रसाद यादव के। इसके बावजूद ये सभी लोग सार्वजनिक रूप से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को जातीय आधार पर अनर्गल बोल रहे हैं ताकि इनके समुदाय आपस में लड़ें और वोटों का 2024 में बंटवारा हो सके। इसीलिए मैंने कहा है कि भाई क्या सवर्ण जातियों के जो वोट हैं उनको बांटने के लिए या फिर सवर्णों और दलितों, सवर्णों और पिछड़ों, दलितों और पिछड़ों के बीच खाई चौड़ी करने की कोई रणनीति के तहत तो ये काम नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, दलितों के बीच में जिन्हें हम दलित जातियां कहते हैं उनमें भी रोटी बेटी के संबंध नहीं है आपस में। पिछड़ों के बीच में भी जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें भी सैकड़ों जातियां हैं, उनमें भी आपस में रोटी बेटी के संबंध नहीं है। लेकिन जब उदाहरण दिया जाता है तो एक व्यक्ति उठाया जाता है ब्राह्मण समाज से और एक उठाया जाता है वाल्मीकि समाज से और कहा जाता है कि इनके बीच में रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। ब्राह्मणों और दलितों के बीच भी रोटी बेटी के संबंध हो रहे हैं, पिछड़ों और दलितों के बीच भी रोटी बेटी के संबंध हो रहे हैं, ठाकुरों जिसको हम क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रियों, दलितों और पिछड़ों के बीच भी रोटी बेटी के संबंध हो रहे हैं। लेकिन ये संबंध सामाजिक वर्ग के आधार पर हो रहे हैं। अगर दोनों IAS हैं, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों इंजीनियर हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, तभी उनमें विवाह संबंध हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई IAS वाल्मीकि समाज का लड़का या लड़की किसी ब्राह्मण से केवल इसलिए शादी कर लेगा जो बेरोजगार है क्योंकि वो ब्राह्मण है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी समाज में खाई पैदा करने की जो प्रयास विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं ये बहुत ही घातक हैं। तो जिस तरह की लड़ाई राजद के नेताओं के बीच में चल रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि केवल और केवल समाज को जातीय आधार पर बांटने के लिए हो रही है, क्योंकि दोनों ही नेता या जिनको कहें जो भी प्रमुख नेता इसमें भागीदारी कर रहे हैं वो सभी लालू यादव के एक इशारे पर अपने अपने बिलों में दुबक के बैठ जाएंगे। आज के अंक में फिर इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।